हेलो फ्रेंड्स, अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा से संबंधित आपके सीटीईटी एग्जाम में कितना प्रश्न रहता है, समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्र को भी हल करेंगे। दोस्तों, सीटीईटी के साथ साथ अनस्टेट टीईटी में भी इसकी भूमिका तुलनीय है। दोस्तों, सीटीईटी में सिर्फ बाल विकास में इस पर आधारित कुल 5 प्रश्न रहता है, साथ ही साथ गणित, पर्यावरण और भाषा में भी इस पर आधारित प्रश्न रहता है। तो आइए दोस्तों देखा जाए हम लोग का पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। पहला ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए, दूसरा ऑप्शन है 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, तीसरा ऑप्शन है सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, और चौथा ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए। दोस्तों, भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। यहाँ पे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है और कब लागू किया गया है। तो यह अनुच्छेद 21A के तहत लागू किया गया है और 1 अप्रैल 2010 से लागू है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, दूसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन है कपिल सिब्बल, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, भारत के शैक्षिक इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल धारा इंपीरियल काउंसिल में तब प्रस्तुत किया था जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने 1906 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया था। ब्रिटिश सरकार उनके बिल को तो स्वीकृत नहीं किया था, किंतु निरक्षरता उन्मूलन कानून अवश्य लाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। पहला ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों में, दूसरा ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, तीसरा ऑप्शन नियमित विद्यालयों में, चौथा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। दोस्त, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालय। आइए अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हम लोग का है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। दूसरा ऑप्शन है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल देती है। तीसरा ऑप्शन है जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, और चौथा ऑप्शन है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विविध योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा की ओर संकेत करता है जो सामान्य शिक्षार्थियों के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग शिक्षार्थियों को भी शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं एवं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को समान एवं उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करता है। आइए अगला प्रश्न देखें। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, ये भी नहीं। दोस्तों, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एकल अभिभावक की उनकी योग्यता, क्षमता या बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न को देखा जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है।
दूसरा ऑप्शन जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा ऑप्शन आयु के अनुसार अधिक समझाती है। और चौथा ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बारे में कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है, इसलिए इसका आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीकों से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? और चौथा ऑप्शन है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? दोस्तों, एक समावेशी विद्यालय यह नहीं देखता कि हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा सुविधा आदि उपलब्ध कराते हैं ताकि वह सामान्य से अलग दिखे, बल्कि विद्यालय हमेशा यह ध्यान रखता है कि वह शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करता है कि नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहला ऑप्शन है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। दूसरा ऑप्शन पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? दोस्त, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। शिक्षिका उनके लिए कह सकती है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा ऑप्शन बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तीसरा ऑप्शन सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। चौथा ऑप्शन कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। दोस्त, समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें सभी प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि उसे यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जा सके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। दूसरा ऑप्शन वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तीसरा ऑप्शन उन शिक्षार्थियों को पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। चौथा ऑप्शन अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों का प्रोत्साहित करें। दोस्तों, सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए अध्यापक को सभी विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, जिससे बालक के आंतरिक भाव को समझ हो सके तथा बालक के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। वंचित वर्ग का पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। दूसरा ऑप्शन उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तीसरा ऑप्शन उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। चौथा ऑप्शन उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतक्रिया नहीं कर सकते हैं। दोस्त, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की सामान्यतः समस्या यह होती है कि वह कक्षा में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं समायोजन
नहीं स्थापित कर पाते। अतः शिक्षक को इस समस्या का समाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना चाहिए तथा उन्हें सामूहिक गतिविधि, खेल, परिचर्चा, वाद विवाद में शामिल करना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाना चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में, जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। दूसरा ऑप्शन, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। तीसरा ऑप्शन, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। और चौथा ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ किया गया उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दोस्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह उपबंध करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो अपना संपूर्ण विकास करते हुए समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी की जा सके। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। समन्वित शिक्षा का सफलता निर्भर किस पर करता है? समुदाय के समर्थन पर। दूसरा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। तीसरा ऑप्शन, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। चौथा ऑप्शन, शिक्षकों के अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। दोस्त, शिक्षकों के अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, उत्कृष्टता पर ही समन्वित शिक्षा निर्भर करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। सुनिर्मित पाठों में। दूसरा ऑप्शन, स्वतंत्र अध्ययन में। तीसरा ऑप्शन, नियोजित निर्देश में। चौथा ऑप्शन, अभ्यास पुस्तिकाओं में। दोस्त, असंगठित घर से आने वाले बच्चे उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरों के सामान्य बच्चों के साथ। दूसरा ऑप्शन, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। तीसरा ऑप्शन, विशेष विद्यालयों में। चौथा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। दोस्तों, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए ताकि अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ साथ अपने आप को समावेशित कर सके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरों बच्चों के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आर्डर 96 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा या फिर वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।